पुराने घर को खरीदकर उसमें एक नव दंपति सुनील और सरला कुछ दिन पहले ही रहने आते हैं। सुनिए जी, यह पुराना घर बहुत दिनों से बंद था। मैं रोज साफ सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गंदगी रह ही जाती है। घर को भी गंदा रहने की आदत पड़ गई थी, अब धीरे धीरे छूटेगी। ज्यादा परेशान मत होना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इसकी शक्ल बदल दोगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लगता है। धीरे धीरे अजीब की आदत पड़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब कुछ और है। कभी कभी अलग तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। किसी की आहट और दांत किटकिटाने की भी आवाज सुनाई पड़ती है। हमारा घर एकांत में है, शायद इसीलिए ऐसा लगता है। एक रात सुनील घर पर नहीं आता। वह अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए रुक जाता है। रात के 9 बज जाते हैं। सरला को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद दांत किटकिटाने की आवाज भी आने लगती है। उसे डर लगने लगता है। तेज हवा के झोंके से खिड़की जोर से खुलने और बंद होने लगती है। कौन है वहाँ? कोई आवाज नहीं आती। एक बिल्ली घर के अंदर खिड़की से प्रवेश करती है और किचन की ओर चली जाती है। सरला उठकर किचन का सामान देखती है और फिर हॉल में लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे बिल्ली या फिर किसी दूसरे जानवर की आवाज आई थी। इतने में वह बिल्ली सामने आ जाती है और फिर अचानक गायब भी हो जाती है। सरला चारों तरफ देखती है। वह बिल्ली फिर उसे हॉल के कोने में दिखाई देती है। उसका रूप बहुत भयंकर होने लगता है। अरे बाप रे, इस बिल्ली को क्या हो गया है? इसके दांत कितने बड़े हो गए हैं। शायद ये कोई जंगली बिल्ली है। शीरो, कम हियर। सरला का कुत्ता शीरो भौंकते हुए आता है। वह बिल्ली की तरफ बढ़ता है। बिल्ली बड़ी जोर से आवाज के साथ उसके ऊपर कूद पड़ती है। वह कुत्ते की गर्दन मुंह से दबोच लेती है और पंजे के जोर से उसे नीचे दबा देती है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। इसके बाद तुम्हारा नंबर लगने वाला है। सरला डर कर घर के बाहर भागती है। वह अपने घर की बाउंड्री से बाहर आ जाती है और सुनील से टकराकर डर जाती है। क्या हुआ सरला? तुम बाहर क्यों भाग कर आई? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अंदर शीरो को मार। किसने मारा? एक खतरनाक। क्या? अरे डरो मत, बोलो। बिल्ली है। सरला, कैसी बातें कर रही हो? अपने शीरो ने ही बिल्ली को मारा होगा। बिल्ली उससे डरकर भागती है। चलो देखते हैं। नहीं, वह बहुत खतरनाक है। आपके ऊपर भी हमला कर देगी। सुनील खिड़की के अंदर झांकता है। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका प्यारा कुत्ता शीरो फर्श पर मरा हुआ पड़ा है और उसके पास भयानक बिल्ली एक पंजा उठाकर बैठी है। सुनील को देखते ही वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। अरे बाप रे, ये तो भयानक चुड़ैल है। मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर देता हूँ। यहाँ से दूर भाग चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ में आ जाओ। वे दोनों भागते हुए सड़क की तरफ जाते हैं। सुनील पीछे की तरफ देखता है तो डर से कांप जाता है। वही चुड़ैल बिल्ली बनकर उनके पीछे आ रही होती है। सुनील और सरला दोनों झट से कार में बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट करके वहां से दूर निकल जाते हैं। सुनील और सरला उस एजेंट के पास पहुंचते हैं जिसने उन्हें वह घर दिया था। अरे तुमने हमें ये कैसा घर दिलवाया है? क्या हुआ? उस घर में एक चुड़ैल रहती है। उसने बिल्ली बनकर मेरे प्यारे कुत्ते को मार दिया। हमें भी मारने आ रही थी और हम वहाँ से भाग आए। अब देखिए, मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे बताया गया था कि 2 साल पहले उस घर के मालिक की डेथ हो गई थी, तब से घर बंद रहता है। अब हम वहाँ नहीं रह सकते। आप चिंता मत करिए, मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को ले जाकर उस चुड़ैल को हमेशा के लिए वहां से भगा दूंगा। मैं आज ही तांत्रिक से मिलूंगा। जब तक उस चुड़ैल को वहां से भगा नहीं देता हूँ, तब तक आप मेरे एक दूसरे घर में आराम से रहिए।
ये लीजिए चाबी, और पास में ही घर है, दिखा देता हूँ। एजेंट एक तांत्रिक को लेकर उस पुराने घर में जाता है। तांत्रिक के सामने चुड़ैल बिल्ली के रूप में आ जाती है। तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उसे बस में करना चाहता है, लेकिन वह उसके बस में नहीं आती। वह तांत्रिक को पंजे मार देती है। तांत्रिक किसी तरह मंत्र द्वारा अपनी रक्षा करता है। वह एजेंट को लेकर बाहर आ जाता है। अरे ये बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, इसे वश में करने के लिए मुझे मेरे गुरु को बुलाना पड़ेगा। महाराज, गुरु को बुलाइए, चलो को बुलाइए, लेकिन इस चुड़ैल को यहाँ से भगाइए। दूसरे दिन तांत्रिक का गुरु इंसानी खोपड़ी लेकर पुराने घर में दाखिल होता है और अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को बुलाता है। ए चुड़ैल, आजा, यहाँ बैठ जा। मेरा कहना माना नहीं तो तुझे अभी अग्नि में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो ये ले, तुझे अभी कैद करता हूँ। भाग मत, लौटा, जल जाएगी। नहीं, मुझे मत ले जाओ। नहीं, मुझे मत ले जाओ। तांत्रिक गुरु उसे अपने मंत्र शक्ति से खींचकर एक बोतल में बंद कर देता है। तूने आज तक इंसानों को बहुत सताया है, अब इसी बोतल में सदा के लिए कैद होकर तुझे रहना होगा। अलख निरंजन। इस तरह से चुड़ैल बोतल में कैद होकर सुशील और सरला के पुराने घर से हमेशा के लिए चली जाती है। गले पड़ गई रूह। रात के 10 बजे थे। उतराव का बस अड्डा खचाखच यात्रियों से भरा था। पैर भी रखने की जगह नहीं थी। शिवम के दोस्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था। समीर अस्पताल में था। ये सुनते ही वो उतराव से लखनऊ जाने वाली बस में टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया था। वो जाकर बस में खिड़की की तरफ बैठ गया। बस चली तो उसकी सांस में सांस आई। वो समीर के बारे में सोच रहा था। समीर उसके हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर था। शिवम 3-4 दिनों की छुट्टी में उतराव अपने घर आया था। दूसरे दिन तो उसको जाना ही था, पर अचानक शिवम के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसको जल्दी जाना पड़ रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि उसके बगल वाली सीट खाली हुई और उस पर एक बेहद सुंदर लड़की आकर बैठ गई। शिवम बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की चुपचाप बैठी शून्य में देख रही थी। थोड़ी देर बाद तो उसके सब्र का बांध ही टूट गया। उसने ही पहल कर दिया। शिवम ने उससे पूछा, आप इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अपने पिता भुवन सिंह के पास लखनऊ जा रही हूँ। मेरा आज वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह ही मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है और आज वहाँ से फ़ोन आया था। आखिरी बस थी, इसीलिए मुझे यहीं पकड़नी पड़ी। शिवम ने बताया कि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे आज ही जाना ज़रूरी है। उस लड़की ने कहा, एक्सीडेंट? कौन सा अस्पताल में है आपका दोस्त? शिवम ने जब उसको अस्पताल का नाम बताया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। शिवम ने कहा, मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाऊँगा। तभी उस खूबसूरत सी लड़की ने घूमकर उसकी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा। उसके देखते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया। वो बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, पहले अपने दोस्त को देखने जाइए। उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कहकर वो फिर शून्य में टकटकी लगाए ताकने लगी। लखनऊ आने पर वो भी उसके पीछे ही उतर गई। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो तब तक ऑटो में बैठ गई थी। शिवम ने तुरंत एक ऑटो लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसका ऑटो एक गली में जाकर रुक गया। इसके पहले कि वो आवाज़ देकर उसको बुलाता, वो अपने घर के गेट के अंदर चली गई। रात के 11:30 बज गए थे। शिवम को उस समय उसके घर जाना ठीक नहीं लगा। उसने अपने हॉस्टल जाने के लिए ऑटो वाले को बोल दिया। उसने सोचा,
इतनी रात को अस्पताल जाकर करूंगा भी क्या? वैसे भी फोन पर तो समीर का हालचाल मिल ही गया है। सुबह ही जाऊंगा। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के 3 बजे किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने से उसकी नींद खुली। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वो बस में उस लड़की के बगल में बैठा था और जब उसने उसकी तरफ घूमकर देखा था तो जैसे एक खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था, कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। शिवम दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, पर जैसे नींद आंखों से रूठ गई। 5 बजे ही उठकर वो तैयार हुआ और अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। समीर ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रात में तुम आ जाने से ही मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूं। शिवम हैरान था। वो बोला, रात में तो मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। मैं कब आया? मैं तो सीधे हॉस्टल ही चला गया था। तुम होश में तो हो? अरे यार, क्या हुआ है तुम्हें? जब मैंने तुम्हें बताया था कि कल सुबह जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मुझको बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तुम भी नहीं थे और इस शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए मैंने तुमको फोन करवा दिया था। तब तुमने कहा था कि कल तुम आराम से आओगे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? समीर ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा हैंड टॉवल निकालकर उसको दिखाया और बोला, ये तुम ही यहाँ छोड़ गए थे ना? उस टॉवल को हाथ में पकड़ते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था। कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ जैसे पहले 2 बार वो अनुभव कर चुका था। शिवम थोड़ा लड़खड़ा गया। समीर ने उसकी बाहें थामकर संभाल लिया और अपने ही बेड पर बिठा लिया। शिवम सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या है? कौन थी वो लड़की? वो उसके भेष में यहाँ कैसे आई? सोचते सोचते उसका सर चकराने लगा। उसने कहा, समीर, मैं चलता हूं, बाद में आऊंगा। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी बाइक पर बैठ गया और सीधा उस लड़की के घर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो उसी घर के सामने खड़ा था जहां रात को वो उतर कर गई थी। शिवम ने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर भुवन सिंह लिखा हुआ पढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। शिवम ने उन्हें नमस्ते किया और बोला, अंकल, आप ही भुवन सिंह हो? आपकी बेटी जो कल रात को उतराव से आई थी, मुझे उससे मिलना है। उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, मेरी बेटी? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? मेरी तो एक ही बेटी थी। वो पिछले साल अपनी दीदी के यहाँ उतराव गई थी। वहां से रात की आखिरी बस से आ रही थी, क्योंकि दूसरे दिन उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मारे जाने वालों में से एक मेरी बेटी भी थी। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। शिवम तो वही जड़ हो गया। वो बोला, अंकल, ये कैसे हो सकता है? वो कल रात को मेरे साथ ही बस में आई थी। मैंने उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो अकेली ही आ गई। भुवन सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अभी तो वो कल उसकी बरसी करने के लिए सोच रहे थे। शिवम चुपचाप वहां से वापस आ गया। शिवम अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलकर पहुंचा ही था कि उसकी नाक में कुछ सुरसुरी सी हुई और वही तेज खुशबू उसके नथुनों में भर गई। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मेरे पीछे पड़ी हो? अचानक उसके कमरों में सिसकियों की आवाज आने लगी और जैसे कि कोई रो रहा है। तभी एक आवाज कमरे के एक कोने से आई, मैं पिछले 1 साल से उसी बस में रोज यात्रा करती हूँ। आज तक किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की।
तुम अपने दोस्त के एक्सीडेंट की बात सुनकर इतनी रात को भागे हुए जा रहे थे, पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पापा के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। वो बेचारा तो मुझे शिवम समझकर ही खुश हो गया था। शिवम घबराहट के मारे कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। शिवम अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। कुछ खाने का ऑर्डर करके वहां टेबल पर ही सिर रखकर सो गया और उसको नींद आ गई। वो 2 रातों से ठीक से सोया भी नहीं था। 10 मिनट के बाद ही खाने की खुशबू से उसकी नींद खुली। तब उसने देखा कि सामने वाली कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। शिवम की घी बंद गई। वो वहां से उठकर भागा और अपनी बाइक उठाकर सीधा उस लड़की के घर पहुंच गया। उसने जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। भुवन सिंह बाहर आया। उसने शिवम को देखा तो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गए। तब शिवम ने उनको बताया कि अंकल, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। शिवम को भुवन सिंह ने बिठाया, पानी का ग्लास दिया, फिर अपने घर के पास ही एक जगह पर ले गए। वहां काले रंग का चोला पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। भुवन सिंह ने उनको शुरू से अंत तक सब कुछ बताया और कहा, बाबा, इस बच्चे को आप ही संकट से उबार सकते हो। जो खर्च होगा मैं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से इनको कोई तकलीफ हो। उन्होंने पूरी बात सुनकर शिवम से कहा, ये अंगूठी दे रहा हूं, इसे अपनी उंगली में पहन लो। शिवम ने पूछा, बाबा, इस अंगूठी को कब तक पहननी है? अभी पहने रहो, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फिर 1 महीने बाद बहती पानी में प्रवाहित कर देना। भुवन सिंह को शिवम से ना जाने क्या लगाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम आज यहीं रह जाओ, कल पूजा है, पूजा के बाद चले जाना। शिवम की तो अपने कमरे में वैसे भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो उन्हीं के घर में सो गया। वो उस दिन कई दिनों के बाद पूरी रात सोया। सुबह नींद खुली तो पूजा शुरू हो गई थी। पूजा के बाद शिवम वहां से जब अपने कमरे में आया तो समीर आ गया था। समीर ने कहा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तब उसने उसको सारी बात बताई। ये सब सुनकर समीर हैरान था। सब कुछ सामान्य हो गया था। 1 महीने बाद उसने अंगूठी को किसी नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि उसके बाद से वो उसे कभी नहीं दिखी और ना ही उस तरह की किसी खुशबू का एहसास हुआ।